हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिका फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में ये टॉपिक चल रहा है वर्क और एनर्जी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन्स अनचेंज्ड अनअल्टर्ड। तो कंजर्वेटिव फोर्स परफॉर्म पॉजिटिव वर्क फॉर of the system and stability increases when potential energy decreases। क्या लिखा हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स परफॉर्म पॉजिटिव वर्क फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है वो स्टेबिलिटी के लिए करता है ना। अब आपको पता है कि अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी घटती है, अगर स्टेबिलिटी घट रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो नेक्स्ट पार्ट, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करेगा। व्हेन a body against work done by a body against the friction always result in the loss of its kinetic energy, potential energy. Frictional force always opposes the relative motion of the speed, which decreases the kinetic energy. So loss in kinetic energy is equal to work done against the friction. ये काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करता है, मैंने अभी बताया भी था नेक्स्ट क्वेश्चन में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट क्या हो जाता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की बात करें तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन ही नहीं होती है, तो उसकी कोई बात ही नहीं सोचना। अगला पॉइंट आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए मेनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एंड द सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम। इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाता। लीनियर मोमेंटम कौन चेंज करता है? एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जरा आप समझिए ध्यान से। देखिए नोट करके मैंने इसमें लिखा है, इफ अर्थ एंड पार्टिकल आर कंसीडर्ड ए सिंगल सिस्टम, अगर अर्थ और पार्टिकल दोनों को हम एक सिंगल सिस्टम कंसीडर कर लें, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इंटरनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इंटरनल फोर्स मान लेते हैं, है ना। बट इफ अर्थ इज टेकन वन सिस्टम एंड पार्टिकल इज अनदर सिस्टम, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स आर एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल हो सकता है, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल हो सकता है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है ना कि हमारा व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। समझ गए होंगे आप। अर्थ और पार्टिकल को एक सिस्टम मान लेंगे तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स हो रहा है, और अगर अर्थ और पार्टिकल को अलग अलग सिस्टम मान रहे हैं तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या हो जा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स हो जा रहा है। इन एन इनएलास्टिक कोलिजन of the two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy, total linear momentum, total energy of the two bodies. In an elastic collision of two bodies, the total linear momentum of the system remains constant. Linear momentum तो हर टाइप के collision में constant रहता है, as well as the total energy of the system also remains unchanged. Total energy unchanged रहेगी, but kinetic energy of the system changes into some other form like heat energy, or in order to destroy द शेप ऑफ द बॉडी। जब दो बॉडी कोलाइड करती है ना, तो कोलिजन में उनकी बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर चेंज होता है। तो कहां से आएगा? वो काइनेटिक एनर्जी से ही आएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कांस्टेंट नहीं रहती। इन एन
elastic collision of the two bodies, the momentum and the energy of each body are conserved. In an elastic collision, the total linear momentum of the system and energy of individual bodies can change. However, the total linear momentum and total energy of the system remains constant. समझ पाए बात को? In an elastic collision, the linear momentum and energy of individual body, अलग अलग बॉडी का linear momentum चेंज कर जाएगा, लेकिन पूरे सिस्टम का linear momentum वो नहीं चेंज करेगा. That is just before collision and just after collision. और एनर्जी की भी वही बात है. नेक्स्ट आते हैं, the total energy of the system is always conserved, no matter what is the internal force or external force on the system are present. ये कह रहे हैं किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है. वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है. तो आपको बता दें, total energy of the system only for an isolated system is constant. अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तब उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है. If external force act on the system, then they may cause a change in the total energy of the system. समझ पा रहे हैं बात को? आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो टोटल एनर्जी को चेंज कर सकता है. द वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर. ये कह रहे कोई भी फोर्स का नेचर हो, मतलब कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, एक लूप में वर्क जीरो होगा. तो आपको बता दें कि कंजर्वेटिव फोर्स में ये होता है ना, कि एक पाथ से दूसरे पाथ तक जाएंगे, एक पाथ पे एक जगह से फाइनली वहां पहुंचेंगे क्लोज पाथ बनाते हुए, तो वर्क डन की वैल्यू हमारी क्या होती है, जीरो. लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का है ना, द कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन फॉर क्लोज लूप इज जीरो लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन फॉर क्लोज लूप इज नॉट जीरो लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. जैसे ग्रेविटी फील्ड में अगर बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर बात हो रही है, तब तो ये जीरो होगा एक लूप के लिए, लूप कैसा भी हो, है ना. पर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो उस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू जीरो नहीं होती है. ये पाथ पे डिपेंड करता है. कौन? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में. कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है. In an inelastic collision, the final kinetic energy is less than the initial kinetic energy of the system. In an elastic collision, some kinetic energy is lost in the form of heat energy, sound energy, potential energy due to deformation of shape. जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में कुछ एनर्जी किस फॉर्म में चली जाती है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसका शेप डिफॉर्म कर जाता है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. लेकिन एक बात बताएं, जरा एक चीज इसमें समझेंगे, कॉलिजन और एक्सप्लोजन जरा समझिएगा. एक्सप्लोजन जैसे कोई बम रखा है और इंटरनली रखे रखे अपने आप फट गया, तो क्या होता है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन बाद में सारे फ्रेगमेंट को काइनेटिक एनर्जी मिल गई. या उसको किसी चीज से कोलाइड कर दे, है ना. जैसे आप याद करो कि हम लोग पटाखे फोड़ देते हैं ना, छोटे छोटे पटाखे जो नहीं आते, उसको पटक भी जमीन पे फूट जाता है, तो उसकी देखिए बहुत तेज वो निकलता है, फिर उसकी चिंगारी निकलती है, दूर तक जाती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई. सॉरी, पहले जीरो थी, बाद में तो उसको वेलोसिटी मिल रही है. तो अगर कॉलिजन, अब एक्सप्लोजन, इसको देखिए आपको बाइफरकेट करना है, कॉलिजन विद एक्सप्लोजन. कॉलिजन में हम अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो कॉलिजन विद एक्सप्लोजन नहीं होता, दो बॉडी कोलाइड किए तो एक्सप्लोड नहीं कर गए वो. कॉलिजन और एक्सप्लोजन की अगर बात करते हैं, कॉलिजन प्लस एक्सप्लोजन, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सेप्शनल देखने को मिलेगा. पर कॉलिजन इन इलास्टिक की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा लेस ही होती है. In an elastic collision of the two billiards ball is the total kinetic energy conserved
during the short time of collision if the balls therefore when they are in contact. Total kinetic energy is conserved just before collision and just after collision, but during collision in a small interval of time some part of kinetic energy is added to deform the shape of the body. क्या समझे बात को? जब दो बॉडी टकराती हैं तो टकराने से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टकराने के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन जितने समय तक वो टकराते हैं, टकराने का टाइम बहुत कम होता है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों बॉडी कांटेक्ट करती हैं, दोनों बॉडी कोलाइड करती हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं तो उनका डिफॉर्मेशन होता है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करती है। तो कहां से आएगी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज? वो काइनेटिक एनर्जी से आएगा। तो इसका मतलब और हीट हो जाता है, साउंड हो जाता है ना। अब ऊपर उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ड्यूरिंग कोलिजन ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, पर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर ये क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जाके।